हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज कलाम एकेडमी ने जो प्री रीड का पेपर आयोजित किया है, उम्मीद करता हूँ आप में से कई स्टूडेंट्स ने दिया होगा। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं, पेपर का जो लेवल है न तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ना ही ज़्यादा ईजी था। पेपर का लेवल की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन इसमें कुल में मनोविज्ञान के जो 30 क्वेश्चन हैं उनका अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, इसकी आपको विशेषता बतानी है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आपके सामने ऑप्शन है, ए अमूर्त एवं परिकल्पित तार्किकता और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है, केंद्रीकरण व अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध है, संरक्षण थर्ड ऑप्शन है, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, और फिर अंतिम प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि ये पियाजे के अनुसार जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, फोर्थ स्टेज, इसकी बात की गई है। तो इस अवस्था में अपन का राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त एवं परिकल्पित तार्किकता और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हो जाता है। बाकी जो अपन बात करें केंद्रीकरण एवं अनुत्क्रमणीय, तो ये सेकेंड स्टेज में आ जाते हैं। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखते समय किसी बालक द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पूर्व अपने पूरे हाथों का या पूरे हाथ का प्रयोग विकास के किस सिद्धांत को निरूपित करता है। तो देखिए, विकास की दिशा के बारे में अगर बात करें तो दो सिद्धांत अपने चलते हैं, एक तो सिफेलोकॉर्डल और एक होता है प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट। सिफेलोकॉर्डल जो होता है उसका विकास का क्रम चलता है सिर से पैर की ओर, ठीक है, और प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट वो चलता है केंद्र से बाहर की ओर। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि पहले बालक अपने पूरे हाथ पर सक्षम होगा, उसके बाद में उंगलियों पर। इससे अपन कह सकते हैं केंद्र से बाहर। तो ये चीज़ इसके लिए हो जाएगा प्रॉक्सिमो डिजिटल प्रगति। यहाँ नेक्स्ट बाकी जो ऑप्शन देखिए, एक तो विशिष्ट से सामान्य कार्यवाही की गति, जबकि वैसे अगर होता तो सामान्य से विशिष्ट का जरूर कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक है सिफेलोकॉर्डल प्रगति और डी है यहाँ पे अनियमित प्रगति। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर के मतानुसार सामाजिक प्रथाएं एवं सांस्कृतिक मूल्य बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। तो इसके अंतर्गत आपके सामने ऑप्शन है, लघुमंडल ए, बी मध्यमंडल, सी वायुमंडल और डी वृत्तमंडल। तो लघुमंडल और जो अपन कह सकते हैं जिसमें अपने जो माता पिता वगैरह जो उनके साथ जो प्रत्यक्ष संबंध होता है, और यहाँ पे बात की गई है सामाजिक प्रथाएं एवं संस्कृति। तो इसका डायरेक्ट अपन बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा वृत्तमंडल। इसके अंतर्गत सामाजिक प्रथाएं एवं संस्कृति आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक प्रतिभाशाली बालक की है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता पूछी गई है। तो देखिए, ए ऑप्शन है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। तो ये धारा प्रवाह पढ़ने में कमी ये किसी की भी विशेषता नहीं है, ना तो चाहे वो सृजनात्मकता हो, चाहे मौलिकता, चाहे प्रतिभाशाली हो। मौलिक समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता, तो ये सृजनशील बालक की है। और फिर आसानी से विचलित होने का ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलबर्ग के नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था। प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका आंसर अपन को आसानी से मिल सकेगा। नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों द्वारा अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है। यानी अपन कह सकते हैं नैतिकता क्या सही और क्या गलत, अगर ये चीज़ समाज से या रूढ़िवाद है या परंपराओं से प्रभावित हो रही है हमारी नैतिकता, तो वो स्तर कौन सा होगा। तो यहाँ पे है, फर्स्ट है पूर्व परंपरागत, बी है परंपरागत स्तर, सी है पश्चिम परंपरागत स्तर और डी है गैर परंपरागत स्तर। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर परंपरागत स्तर, ठीक है। जो सेकंड स्टेज है यहाँ पे कन्वेंशनल लेवल, यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति कोई भी निर्णय अपने जो समाज के नियम है उनके आधार पर
निर्णय लेता है या उसका जो निर्णय है समाज की जो परंपराएं, मानदंड, नियम है उनसे प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम घटित होता है। क्वेश्चन को फिर मैंने कहा ध्यान से पढ़ना है। अर्थपूर्ण अधिगम घटित होता है जिसके द्वारा, तो कौन सी प्रक्रिया नहीं है इनमें देखना है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम घटित होता है। तो पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, पारस्परिक विचार विमर्श एवं अन्वेषण। तो ये सभी जो है इनसे तो क्या हो रहा है, इनसे तो अर्थपूर्ण अधिगम घटित होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मानव जीवन का आरंभ मूलतः एक कोष युग्मनज से घटित होता है, सही है। अपन को असत्य कथन देखना, जीन को आनुवंशिकता की इकाई, ये भी सही है। मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक है। देखिए वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों अलग अलग है, यहाँ पे वंशानुक्रम को भी क्या है, एक वातावरणीय कारक माना गया है, तो ये नहीं होगा। उर्फियर मेंडल को आनुवंशिक का जनक, ये भी सही है। तो आपको एक कथन असत्य चुनना था, तो जो इसमें क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था पहल बनाम अपराध बोध का संबंध विकास की किस अवस्था से माना जाता है। देखिए एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्था बताए, उसमें पहली जो अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। पहली कौन सी है, विश्वास बनाम अविश्वास। यहाँ पे तीसरी अवस्था की बात की गई है स्वायत्ता बनाम शर्म। उसके बाद में कौन सी थी, स्वायत्ता बनाम शर्म। और तीसरी जो अवस्था आती है पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम जो अपराध बोध की जो अवस्था है इसका समय माना गया लगभग अपन 4 से 6 वर्ष। और 4 से 6 वर्ष आपको देखना है, अवस्थाओं का जो समय है वो आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो समय हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आपके सामने ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का समय आपको पता है 3 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था का लगभग 7 से 12 वर्ष। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम के व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, ये सही है। अधिगम एक सतत व अर्जित प्रक्रिया, ये भी सही है। अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है और अधिगम में एक प्रकार का अनुभव सम्मिलित होता है। तो इसमें आ जाएगा ये कथन इसकी विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर है। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर तो संकेत अधिगम, आप सबको पता है, ठीक है। और सबसे उच्च प्रकार का अपन को पूछा गया सर्वोच्च स्तर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसमें आपको सही कथन का चयन करना है। सही कथन का चयन करना है। देखिए पहला है कैटल, बुद्धि के जो सिद्धांत है उनकी बात की गई। गार्डनर का जो सिद्धांत आप सबको पता है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है त्रिचापीय या त्रिआयामी सिद्धांत कह सकते हैं उसको। और स्पीयरमैन का जो सिद्धांत आपको पता है सामान्य विशेषक सिद्धांत। और कैटेल का जो सिद्धांत है फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाता है तो ये ऑप्शन आप देखिए कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो है इसका हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्रेक्सिया के लक्षणों में से एक है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा सा डीप है, हालांकि जो मुख्य सामान्य तो जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, चाहे वो एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया है, अपन कह सकते हैं डिस्ग्राफिया है, ये बेसिक जो है इनका तो सबको पता है, लेकिन ये थोड़ा सा डीप अपन कह सकते हैं डिस्प्रेक्सिया
ये मोटर कौशल जो अपने गामक कौशलों से संबंधित है। ये शायद अधिकतर स्टूडेंट ने ये गलत किया होगा। इसका संबंध हमारे गामक कौशलों से है, मोटर स्किल्स। यहाँ पे आपको देखना मोटर स्किल्स कौन से हैं, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये कलम पकड़ने और लिखने की समस्या, और ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में सी, कलम पकड़ने और लिखने की समस्या। वैसे एक जो डिस्ग्राफिया वो भी लेखन संबंधी विकार है, और ये डिस्प्लेक्सिया वो भी अपन कह सकते हैं अपने जो गामक कौशलों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, एक 17 वर्ष की महिला समान परिस्थितियों में अधिकांश लोगों द्वारा खाए गए भोजन से अधिक और बेहिसाब मात्रा में भोजन करती रहती है। उसके बाद वह प्रायः सप्ताह में 3 या 4 बार उल्टी करती है। वह महसूस करती है कि इस पर उसका नियंत्रण नहीं है। उसकी शारीरिक जांच के परिणाम सामान्य और वजन भी ज़्यादा है। तो अपन कह सकते हैं इसमें जो भोजन अधिक करने की जो आदत है, ठीक है, वो यहाँ पे कौन सा विकार कहलाएगा। आपके सामने ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा ए, बी बुलिमिया नर्वोसा, सी बिंग ईटिंग डिसऑर्डर, और डी है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए इसका राइट आंसर देखिए, एनोरेक्सिया जो नर्वोसा है उसमें तो क्या होता है, व्यक्ति भूखा रहता है, अपन कह सकते हैं भोजन नहीं करता है। जबकि जो बुलिमिया नर्वोसा है उसमें व्यक्ति आवश्यकता से अधिक भोजन करता है। तो ये जो लक्षण है वो किसके हो जाएंगे, बुलिमिया नर्वोसा। जबकि ईटिंग डिसऑर्डर जो है उसमें क्या होता है, व्यक्ति अव्यवस्थित तरीके से अपन कह सकते हैं अनियंत्रित रूप से या जल्दी जल्दी जो खाने की जो आदत होती है वो इसके अंतर्गत सी ऑप्शन के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके लक्षणों के आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, इनको सही मैच करना है इस क्वेश्चन में। इसमें देखिए सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहला प्रेक्षण अधिगम। देखिए प्रेक्षण अधिगम जो है वो किसने दिया है, आप सबको पता है, अल्बर्ट बांडुरा का। प्रेक्षण अधिगम किसका हो जाएगा, अल्बर्ट बांडुरा का। फिर बात करते हैं अपन संज्ञानात्मक मानचित्रण। संज्ञानात्मक मानचित्रण किसका है, अन्य ऑप्शन भी देखते हैं, भिन्न उद्दीपकों का साहचर्य, भिन्न उद्दीपकों का साहचर्य। इसमें देखिए अब यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे जो मान लीजिए आप बी और सी में अपन मान लीजिए कन्फ्यूज है, तो वैसी स्थिति में जो डी ऑप्शन है यहाँ पे अधिगम संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाता है। देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात करने वाले दो मनोवैज्ञानिक थे, एक तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे जीन पियाजे नहीं है, तो भाषा जिसे है अधिगम है, तो ये भाषा जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसलिए अपन मान के चलेंगे यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डी का 2 है। अब आपके सामने विभिन्न उद्दीपकों का साहचर्य, तो उद्दीपकों के बीच साहचर्य देखो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन संभावित अपन बात करें तो जैसे भोजन है, अपन कह सकते हैं घंटी है, दोनों ही क्या उद्दीपक है। तो उद्दीपकों के बीच साहचर्य की बात करें तो अपन जाएंगे यहाँ पे सी में, 4th ऑप्शन। और फिर संज्ञानात्मक मानचित्र, अब आपके सामने ये एक ऑप्शन बचता है, तो ये जाता है डायरेक्ट स्किनर में। तो इसका जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन को देखते हुए वो 99% अपन माने तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति जरूर है कि ये संज्ञानात्मक मानचित्र वैसे टोलमैन से संबंधित है, लेकिन देखते हैं क्या होता है फाइनल आंसर की में। बाकी आपको लगभग आंसर आपको सही ही मिलेंगे, इसमें ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका कौन सा नहीं है, देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग ये भी है प्रोत्साहित करने का, डायरी लिखना रखना, और मस्तिष्क प्रतिकृति यानी माइंड मैपिंग, और इसमें सही तरीका नहीं है अपन की इसका धन का प्रस्ताव रखना। तो इसका कौन सा सही तरीका नहीं हो जाएगा, इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से या निम्न में से किसने उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रत्यय का सिद्धांत निर्माण पर अधिकांशतः कार्य किया। देखिए इस पर कार्य किया था मैक्लीलैंड एवं एटकिंसन, 2 व्यक्तियों ने किया था। तो यहाँ पे है एक तो रोजर्स
बी हो रहा है यहाँ पे जूलियन रोटर, सी है मैक्लीलैंड, डेविड मैक्लीलैंड और डी है विक्टर फ्रैंकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख केंद्र है। बांडुरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ये अपन कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन जो थ्योरी है, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत है, वो व्यवहार से जुड़ा हुआ है। तो ये सिद्धांत कहता है कि बालकों के सामने वही व्यवहार प्रस्तुत किए जाए ताकि वह उनका अनुकरण करे, तो अपन कह सकते हैं गलत ना हो, या बालक उन्हीं व्यवहार का अनुकरण करता है जो उसके सामने प्रस्तुत है, जिनका वह अवलोकन के माध्यम से अनुकरण करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में सी, नैतिक व्यवहार। संवेग की कहीं कोई बात नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का कौन सा तरीका होना चाहिए। देखिए, लिखित परीक्षण के आधार पर, बी है मौखिक परीक्षण के आधार पर, सी लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, डी है प्रेक्षण के आधार पर। ठीक है, तो कक्षा 1 व 2 के बच्चों का अगर अपन मूल्यांकन करें तो लेखन और मौखिक कौशल में उतने कुशल नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रेक्षण के आधार पर, उनकी गतिविधियों के आधार पर हम उसके मूल्यांकन को उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत व्यवसायगत सुधारों में पाठ्य पुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन है ए, पाठ्य पुस्तक का चयन एवं लेखन किसी एक विषय विशेषज्ञ देना, बी है यहाँ पे पाठ्य पुस्तक बनाते समय अध्यापक का ही फीडबैक लेना चाहिए। तो ये थोड़े से संकुचित अर्थ में है दोनों ही यहाँ पे, लेकिन सी ऑप्शन अब आपके सामने बच रहा है। तो विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालय को साझा किया जाए, तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्रियात्मक अनुसंधान है तो उसकी सबसे पहला चरण हो जाता है समस्या की पहचान करना, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपके सामने ऑप्शन है क्रियात्मक परिकल्पना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना, बी है प्रोग्राम का क्रियान्वयन, समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन। तो सबसे पहली बात आती है समस्या की पहचान करना, तो क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 इसकी बात की गई, तो न्यूनतम शैक्षणिक घंटों, देखिए 5th तक की जो बात आएगी तो वहाँ पे 800 घंटे, और 6th 8th की बात हो रही तो वहाँ पे 1000 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 21 में बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थी के विकसित कौशल तथा ज्ञान का परीक्षण कहलाता है। विद्यार्थी के पास जो ज्ञान है, ठीक है, उस ज्ञान का परीक्षण की बात की गई है, तो क्या कहलाता है या वो किसके माध्यम से संभव है। आपके सामने ऑप्शन है ए, नैदानिक परीक्षण, बी है उपलब्धि परीक्षण, सी समाजमिति परीक्षण और डी है मानक संदर्भित परीक्षण। तो विद्यार्थी विकसित कौशल ज्ञान का परीक्षण करना, तो हम उसको कह सकते हैं अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण हो जिसके आधार पर हमें पता चल जाता है उसके कौशलों का और उसके ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशों में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच आपके सामने ऑप्शन है अधिक निष्पक्ष होती है, अधिक वैध एवं विश्वसनीय होती है, सभी पक्षों का सी है मूल्यांकन करती है और डी यह मूल्यांकन तटस्थ होता है। ठीक है, शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशों आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की अपन कह सकते हैं गुणात्मक, तो इसका राइट आंसर होता है, कन्फर्म नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ तक जहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार देखें तो अधिक वैध एवं विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, फ्राइड के मनोविश्लेषण, अच्छा क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है इसमें। फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में आपको देखना है असत्य कथन, तो इदम का संबंध पहला ऑप्शन है व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं और काम इच्छाओं से, तो यहाँ असत्य नहीं, ये कथन तो सही है। फिर विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक आदि अचेतन तक पहुँचने का साधन है। देखिए वो होते हैं किसके कारण, अर्धचेतन के कारण होते हैं, लेकिन हम इसके कारण हम उसके अचेतन मन तक पहुँच सकते हैं, तो ये भी सही है। फ्राइड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्तियाँ दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से इदम के बर्ताव का
तरीका है, रक्षा युक्तियाँ, ठीक है, वो भी इसमें भी, ये भी सही है। और ये कथन यहाँ पे गलत है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष प्रारंभ में स्थापित हो जाते हैं और जीवन पर्यंत स्थिर बने रहते हैं। आंतरिक पक्ष प्रारंभ में स्थापित हो जाते हैं और जीवन पर्यंत। देखते हैं एक सेकंड, इसमें देखिए, इसमें ये थोड़ा सा इसमें सी जो ऑप्शन है वो सॉरी गलत है। इसमें एक मिनट, सी जो ऑप्शन है जो फ्राइड द्वारा रक्षा युक्तियाँ है ना, वो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण शब्द देखिए आपको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे इदम दे रखा है, जबकि यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, अहम से बर्ताव करने का तरीका है। यहाँ पे असत्य कथन की बात की तो काफ़ी अपन कह सकते हैं इन क्वेश्चनों में अगर बात करें तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण और कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन है। और डी है, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के आंतरिक पक्ष आरंभ में स्थापित हो जा रहे हो, जीवन पर्यंत स्थिर बने रहे, तो ये भी सही कथन है। तो इसमें आपको पूछा कि असत्य कथन, तो इसका क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी, कन्फर्म। ये जो मुख्य बात है यहाँ पे अहम के बर्ताव करने का जो तरीका है ना, वो रक्षा युक्तियाँ, न कि इदम के बर्ताव करने का तरीका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर सी होगा इसमें, कन्फर्म। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जो व्यक्तित्व के जो प्रकार है उनकी बात की गई है, इजी क्वेश्चन है। इनमें असुमेलित को छांटना है। शरीर रचना के आधार पर वर्गीकरण, तो ये सही है, सेल्डन। सामाजिक गुणों के आधार पर स्प्रेंगर का हो गया। फिर हिप्पोक्रेटिस ने द्रव के आधार पर वर्गीकरण किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असुमेलित कौन सा है, ये हो जाएगा सी। और कैनन ने जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों या ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण किया था, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ये इसमें असुमेलित है, बाकी सब सुमेलित है, जबकि ये क्या हो गया, असुमेलित। आपको असुमेलित पूछा गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विषय आत्मबोध परीक्षण में एक व्यक्ति पर कुल कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको ये पूछा गया, एक व्यक्ति पर कुल आपको न कि कुल कार्ड की संख्या पूछी गई, एक व्यक्ति पर कितने कार्ड प्रयोग में आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 में बी। आपको कार्ड की संख्या नहीं पूछी गई, आपको पता है कि 10 कार्ड पुरुषों से संबंध और 10 कार्ड महिलाओं से संबंध और 10 कार्ड संयुक्त रूप से होते हैं। संयुक्त रूप से एक वो अलग कार्ड होता है सृजनात्मकता का मापन करने के लिए, तो वैसे 30 + 1 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है एक व्यक्ति पर। आप चाहे महिला की बात करोगे तो ये संयुक्त रूप वाले काम मिलेंगे तो 20 हो जाएंगे, अगर पुरुष की बात करोगे तो ये 10 और ये 10 हो जाएंगे तो 20 हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष है। देखिए, इस परीक्षण में नकल की संभावना बनी रहती है, बिल्कुल सही है। इस परीक्षण में परीक्षण द्वारा प्रबंधन व नियंत्रण में असुविधा होती है, और ये भी सही बात है। और सामूहिक परीक्षण में परीक्षार्थी की निजी भावनाओं से परिचित होने का अवसर नहीं मिलता, ये व्यक्तिगत में मिलता है। तो यहाँ पे ये तीनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, ठीक है। और अपन कह सकते हैं समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति जो 4 है, बाधाओं को दूर करना, मार्ग का प्रतिस्थापन करना, मार्ग बदलना, ठीक है, और विश्लेषण एवं निर्णय, वो प्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष युक्ति आपको कौन सी नहीं है, तो देखिए ये सभी है जो अप्रत्यक्ष युक्तियाँ हैं, चाहे वो परिमेयकरण हो, चाहे उदात्तीकरण हो, चाहे दमन हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई भी प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित से बाल अपराध का कारण नहीं है। बाल अपराध का कारण देख क्या क्या हो सकता है, पहले आपको ये देखना, माता पिता का कठोर अनुशासन, शारीरिक आनुवंशिक दोष से ग्रसित होना, ये भी सही है। कमजोर आर्थिक स्थितियां भी बाल अपराध के कारण है, तो इसमें राइट आंसर हो गया आपके सामने ये ऑप्शन बचता है, यानी सहशैक्षिक जो गतिविधियां आयोजित की जाती है इससे बाल अपराध घटित नहीं होते हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 29 में बी हो जाएगा। और अब आपके सामने अंतिम क्वेश्चन, व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए कई प्रकार के परीक्षण होते हैं, चाहे वो उपलब्धि परीक्षण हो, जिसमें अपन जैसे अपन कह सकते हैं किसी व्यक्ति के एग्जाम में 80 नंबर आते हैं किसी, तो उपलब्धि परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा हमें इस बात का पता चलता है कि
किस व्यक्ति में जन्मजात कौशल अच्छा है, जैसे कोई सिंगिंग से संबंधित हो सकता है, कोई डांसिंग से संबंधित हो सकता है, या कोई स्किल्स हो सकते हैं जितने भी, तो ये अभिक्षमता से संबंधित आ गया, कोई टीचिंग से संबंधित हो सकता है। और फिर है व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा, तो इसके द्वारा भी अंतर्मुखी बहिर्मुखी का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 30 में डी। तो ये था आज का पेपर। तो दोस्तों आपको पेपर को जो फाइनल आंसर और देखना ना, मिनिमम आपको 30 में से 29 क्वेश्चन आपको कंफर्म राइट मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।